और ये जरा स्क्रीन पे और भी हमारे तमाम साथी हैं, उनको ले आइए स्क्रीन पे। और आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। कैसे देखा जाए कांग्रेस के घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव का एजेंडा अब तय हो चुका है? जी राजीव जी, पहली बात कि कांग्रेस अकेली पार्टी जिसने घोषणा पत्र जो है वो जारी किया है, और दूसरी बात यह कि मोदी जी ने अपने समर्थकों को बता दिया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है और उनका नहीं आया है। जी तीसरी बात राजीव जी यह है कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके की भाषा, मैं घोषणा पत्र पे बहुत सारी बातें शकील जी ने कर दी हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक हुई है। इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर्स बैठे हुए हैं उनका दिलो दिमाग नहीं हैक हो गया है राजीव जी। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो वो क्या कहता है कि धार्मिक और भाषाई मतभेद को अधिक बिगाड़े या परस्पर घृणा उत्पन्न करे या उनके बीच तनाव कारित करे, ऐसी चीजों से बचना होगा। राजनीतिक दल की आलोचना कार्यक्रमों पर की जाए, उसमें धर्म बीच में न लाया जाए। वोट हासिल करने के लिए जाति संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाए। तो ये अगर इलेक्शन कमीशन की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगातार कह रहा है, और अभी आपने दो बातें सुनाई हैं, अमित शाह जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने किया है, वो क्या है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के का उसमें परछाई दिखाई दे रही है, इनको मुस्लिम लीग से प्रभावित डॉक्यूमेंट है, तो मोदी जी अगर अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लें तो मुस्लिम जब जब पूरा देश महात्मा गांधी के पीछे खड़ा होकर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहा था, तो बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन चला रहा था? सावरकर साहब की अध्यक्षता में हिंदू महासभा की सरकारें थी, और केवल सरकारें नहीं थी, अंग्रेज की हिमायत कर रहे थे। ये उनका मतलब मोदी साहब का ये वंश है, इनका राजनीतिक वंश यही है। सावरकर, वो कोई डिनाई नहीं कर सकते उस बात को। तो मुस्लिम लीग के साथ सरकारें आप चला रहे थे बंगाल में और सिंध में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, और आपको मुस्लिम लीग से प्रेम जागृत हो गया इतने साल बाद। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो इलेक्शन कमीशन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरा कि देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का कुरुक्षेत्र वाला मामला है, जो आम आदमी पार्टी के लिए जो उन्होंने परमिशन मांगी और उनको जवाब में गालियां भेजी गई, और उस गालियों से वैचारिक रुझान इलेक्शन कमीशन के स्टाफ का दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन का स्टाफ उसमें शामिल था, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे वो उनका अपना स्टाफ हो। तो इसका मतलब है कि एक खास रुझान के लोग इलेक्शन कमीशन में हैं। इलेक्शन कमीशन अब ये कह रहा है कि साहब वो नीचे के स्तर के कर्मचारी या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे। ईवीएम पे डेटा भी निचले स्तर के ही कर्मचारी डालते हैं। जी जब जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं सारे, तो वीवीपैट में जो डेटा पार्टी सिंबल और उम्मीदवारों के नामों का वो निचले स्तर के ही कर्मचारी डालते हैं। और इस पूरे प्रकरण से इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया है कि इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी एक खास रुझान के हैं, या तो वो बाय एक्सीडेंट है या उनको रखा गया है।
इस बात का इलेक्शन कमीशन को जो है कम से कम विचार करना चाहिए इस पे कि इलेक्शन कमीशन की इस दुर्घटना की वजह से या इस कांड की वजह से इलेक्शन कमीशन लोगों को समझ में आ गया। अभी तक तो हम केवल 3 कमिश्नर को देख रहे थे, वो कैसे नियुक्त होते हैं इसकी बात कर रहे थे। पूरा इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी वर्ग जो है वो एक खास राजनीतिक रुझान का है। ये बहुत गंभीर बात है राजीव जी, जब चुनाव हो रहे हैं और उसके बीच में ये दुर्घटना होती है कि गालियां लिख के भेजी जाती हैं। ये गालियां बीजेपी के लोग भी तो अप्लाई करते हैं, उनको तो नहीं लिख के भेजी गई। बिल्कुल, वही 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 बात, वही वही मैं भी तो पूछ रहा इसका था कि मतलब है आखिर कि परमिशन परमिशन तो बीजेपी के लोग भी मांगते हैं ना, उनको आखिर गालियां नहीं, और आम आदमी पार्टी या दूसरे दलों के नेताओं को गालियां क्यों? वो भी लिखित रूप में आप ये गालियां दे रहे हैं। चुनाव आयोग, ये मामूली जिसके घटना नहीं हवाले है, ये देश मामूली है, घटना नहीं, ये छोटी मोटी घटना ये नहीं हो सकती। मामूली घटना नहीं है राजीव जी। ये घटना से देश को आज ये मालूम पड़ गया कि इलेक्शन कमीशन काम कैसे करता है, इलेक्शन कमीशन में किस रुझान के लोग अंदर बैठे हुए हैं राजीव जी। जी बिल्कुल दोस्तों, जो जिक्र जिस बात का, जो साथी हमारे बाद में जुड़े हैं, आपको जरा अपडेट कर दूं। एक्चुअली हरियाणा के कैथल में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुशील गुप्ता, जो कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट हैं, और कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के हवाले इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो समझौता हुआ है, सीटों का समझौता, उसमें गया हुआ है। और वहां नवीन जिंदल जो कांग्रेस से गए हैं वो सुशील गुप्ता के सामने हैं। सुशील गुप्ता ने कैथल में आम सभा करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगी, और ये आजकल परमिशन ऑनलाइन मांगा जाता है, ऑनलाइन परमिशन आपको दे दिया जाता है उधर से चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग उस परमिशन की चिट्ठी में, जहां परमिशन ग्रांटेड और नहीं ग्रांटेड की बात होनी चाहिए, उस चिट्ठी में नीचे जो लिखता है वो मां की गालियां लिख करके भेज देता है, बिल्कुल रिटर्न में है। अब वो दिखाना नहीं चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये अपशब्द लिखना अच्छा नहीं है, दिखाना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। हम उस हद तक नीचे नहीं गिर सकते जिस हद तक चुनाव आयोग के कर्मचारी वहां गिरे। जब ये बात बाहर निकली और दूर तक गई, इसका विरोध हुआ, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये सारे कागजात दिखाए, तब उसके बाद 4 कर्मचारियों को, 4 नहीं बल्कि 5 कर्मचारियों को, 4 ऑपरेटर्स, उनके कंप्यूटर ऑपरेटर्स और 1 इंजीनियर, इन 5 को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या मामला सिर्फ इतना ही है? क्या सस्पेंड कर देने मात्र से ये बात, वो भी चुनाव आयोग, जो चुनाव आयुक्त हैं, आप याद कीजिए जिस दिन चुनाव की घोषणा कर रहे थे, ईवीएम की बात हुई थी, सवाल पूछे गए, तो वो ईवीएम के सवाल पे रात को सपने में उनको जो